नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने जो छुपा हीरा है और जिसे तराशने का काम जारी है, उस NACL इंडस्ट्रीज के बारे में, उस शेयर का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। NACL शेयर में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नई योजनाएं बन रही हैं, क्या कुछ मैनेजमेंट स्तर पे तब्दीलियां हुई हैं, और क्या कंपनी के आगे के फ्यूचर प्लान्स हैं, और क्या कंपनी एक मल्टी बैगर शेयर में तब्दील हो सकता है। इन सारी संभावनाओं पर जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए, वीडियो शुरू करने के पहले एक मेरी गुजारिश है कि NACL इंडस्ट्रीज जो है, ये कंपनी के बारे में विशुद्ध एकेडमिक पर्पस से मैंने ये वीडियो बनाया है और आप तक पेश किया है। ये NACL इंडस्ट्रीज के शेयर के निवेश के संबंध में ना तो ये कोई निवेश संबंधी सलाह होगी, ना कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस होगी। इसके अलावा अगर आपको शेयर से जुड़े हुए कोई निवेश संबंधी कोई आगे की रणनीति बनानी है या निवेश संबंधी फैसला करना है, तो ये आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरे के बाद और अपने खुद के होमवर्क करने के बाद, एक विवेक सम्मत आकलन करने के बाद ही कोई फैसला ले। और दूसरी चीज, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस कंपनी के थोड़ी सी क्वांटिटी में मेरे पास शेयर पोर्टफोलियो में मौजूद है। तो आइए, बिना देर किए हम आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं। दोस्तों, NACL इंडस्ट्रीज में जो है, पिछले कुछ महीनों के दौरान बहुत कुछ नए घटनाक्रम जो हैं वो सामने आए हैं। नंबर एक, सबसे पहले मैनेजमेंट स्तर पे कई तब्दीलियां देखने को मिली हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल, जिस कंपनी ने NACL इंडस्ट्रीज को एक्वायर किया था, उस कंपनी के जो वाइस चेयरमैन हैं वो जो है इस NACL इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बनाए गए हैं। उसके अलावा नए CEO की भी नियुक्ति की गई है, नए HR प्रमुख की भी नियुक्ति की गई है। उसके अलावा सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे जो है कई और तब्दीलियां और नई नियुक्तियां की गई है। इनका मकसद केवल इतना है कि कंपनी को टर्न अराउंड कराने के बाद कंपनी का अगला ग्रोथ फेज जो है वो एग्रेसिव ग्रोथ फेज होना चाहिए, और उसी को अचीव करने के लिए कंपनी ने ये सब तब्दीलियां की हैं। और अब जो नया मैनेजमेंट है उसका फोकस 3-4 चीज़ों पे प्रमुख तौर पे है। एक तो नई एक्सपोर्ट्स मार्केट्स को खोजना, और दूसरा एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट मार्केट्स को बड़े पैमाने पर एक्सपेंड करना। दूसरी चीज, और दूसरे बिजनेस प्लान्स उन्होंने तैयार किए हैं जिन पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाना बाकी है, तो उनको एग्रेसिवली इम्प्लीमेंट करना। अब ये तो मैंने बताया कि मैनेजमेंट स्तर पे क्या तब्दीलियां हुई। अब दूसरी चीज क्या है, कंपनी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहती, क्योंकि प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस के कारण जो है कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं और जो सेल्स हैं उन पे जो है वो प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इस किस्म के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कंपनी जो है बड़े पैमाने पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन की दिशा में कार्य कर रही है। और दूसरी चीज क्या है कि कंपनी अपनी कैपेसिटी भी टेक्निकल सेगमेंट में बढ़ा रही है। कराकुलम प्लांट जो है उसका आंध्रा में, वहां पर जो है कंपनी अपनी कैपेसिटी को लगभग 1.5 गुना कर रही है। यानी पहले की तुलना में जब कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान जो है पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा, तो वहाँ टेक्निकल्स की जो उत्पादन है, क्षमता है, वो लगभग 1.5 गुनी हो जाएगी। तो इस तरीके से टेक्निकल्स के मामले में कंपनी जो है वो उसका पूरा लाभ उठा सकेगी, क्योंकि टेक्निकल्स एक ऐसे
वो एक तरीके के स्पेशलिटी केमिकल आप कह लीजिए, या बेस मटेरियल फॉर्मुलेशंस के लिए कह लीजिए, या एग्रोकेमिकल्स का पहला स्टेप आप कह लीजिए कि वो प्रोडक्ट्स होते हैं। दूसरी चीज ये है कि कंपनी जो है वो बड़े पैमाने पर मल्टीनेशनल एग्रोकेमिकल कंपनीज के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का वॉल्यूम बढ़ाने की दिशा में भी कंपनी ने तमाम जो है वो प्लान्स तैयार किए हैं, और उसमें ये जो टेक्निकल्स की उत्पादन क्षमता जो है ये जब बढ़ेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी वॉल्यूम बढ़ाने की योजना है, और इससे सेल्स और प्रॉफिट्स मार्जिन्स सब कुछ बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा कंपनी जो है वो जो नए प्रोडक्ट्स हैं, नए जो उसके प्रोडक्ट्स की जो रजिस्ट्रेशन पाइपलाइन है उसको वो और विस्तार देना चाहती है, उसको और मजबूत करना चाहती है। और अभी बड़ी संख्या में अभी पाइपलाइन में रजिस्ट्रेशंस बाकी है। ये रजिस्ट्रेशंस जो है वो मुख्यतः विदेश स्थित बाजारों के लिए है, और ये जो पाइपलाइन में रजिस्ट्रेशंस हैं ये जब अप्रूव हो जाएंगे तो इनसे कंपनी को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो उसके बाजार है उनमें पैर पसारने में मदद मिलेगी। इसके अलावा नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी प्रवेश करने में उसको आसानी होगी। कंपनी इस दिशा में जो है अपने एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के प्रयास में लगी हुई है, क्योंकि उसका ये मानना है कि डोमेस्टिक मार्केट पे ही पूरी तरह डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो व्यवसाय है एग्रोकेमिकल्स का ये जो है वो पूरी तरीके से मॉनसून पे निर्भर करता है। मॉनसून की वेगरीज जैसा आप जानते हैं कि इस देश के अंदर हमेशा बनी रहती है, उनकी संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात बढ़ाने की दिशा में, नए बाजार ढूंढने की दिशा में कंपनी का बहुत बड़ा फोकस है। अब कोरोमंडल ग्रुप के एक तरीके से एक्वायर किए जाने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे खासा अच्छा फोकस है। अभी एक नया डेवलपमेंट और हुआ है, कंपनी ने जो है वो अपनी 2 सब्सिडरीज, एक नाइजीरिया में और एक ऑस्ट्रेलिया में, इन दोनों सब्सिडरीज को जो है वो लिक्विडेट कर दिया है, यानी उनको बेच दिया है। और अब अफ्रीकन मार्केट्स, अमेरिकाज, लैटिन अमेरिका में जो है वो उन बाजारों पे कंपनी का फोकस ही है। अब जो है वो साउथ ईस्ट एशिया और दूसरे अन्य एशियाई मुल्कों में जो है वो निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। अब ये तो हो गया निर्यात से जुड़ा हुआ मसला। दूसरी चीज ये है कि नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए, ताकि उनको डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा एक्सपोजर मिले, उनके लिए नया बाजार जो है वो पैदा हो, इसके लिए वो मल्टीनेशनल एग्रोकेमिकल कंपनीज की एक्सपर्टीज जो है वो लेने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए उसने जो है वो बातचीत शुरू कर दी है, और जल्दी ही कई जो है मल्टीनेशनल एग्रोकेमिकल कंपनीज के साथ जो है वो इस दिशा में पार्टनरशिप कर सकती है, जिससे कि उसको नए रजिस्ट्रेशंस और ऑफ रजिस्ट्रेशंस का पूरा लाभ मिल सके। तो ये हो गया प्रोडक्ट्स को कैसे बढ़ाएंगे और कैसे नए बाजारों को तलाशेंगे। दूसरी चीज, कंपनी जो है वो टेक्निकल्स को जो है उनका उत्पादन बढ़ाना चाहती है, और स्पेशलिटी केमिकल्स जो है उनका उत्पादन बढ़ाना चाहती है, और नए नए स्पेशलिटी केमिकल्स को डेवलप करने के लिए भी मल्टीनेशनल एग्रोकेमिकल कंपनीज के साथ जो है वो पार्टनरशिप करके इस दिशा में अपने जो है वो प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाना चाहती है।
अब इस दिशा में कंपनी काफ़ी सक्रिय है और अब देखना ये है कि इस दिशा में कितनी जल्दी और कितनी तेज़ी से कंपनी को सफलता हासिल होती है। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो ऐसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दिशा में जो है वो उसको और बेहतर, ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा लाभदायक बनाना चाहती है। इसके लिए कंपनी जो है एक तो कॉस्ट सेविंग, उसका पहला लक्ष्य है कि किस तरीके से कॉस्ट सेविंग की जाए ताकि उत्पादन लागत कम हो और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। दूसरी चीज ये है कि कंपनी का फोकस अब इस बात पे है, सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे है कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनके कलेक्शन के काम को और तेज किया जाए ताकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कैश प्रिजर्व कर सके। इस दिशा में कंपनी जो है वो खासी सक्रिय है और ये भी एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्योंकि इससे कंपनी का जो है कैश फ्लो जो है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा और कैश फ्लो इम्प्रूव होना यानी एक बहुत बड़ा एक ट्रिगर पॉइंट है कि जिससे कि कंपनी की जो और फाइनेंशियल स्थिति है वो मजबूत हो जाएगी। इससे उससे दो फायदे होंगे, एक तो उसे कोई भविष्य में और दूसरे एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन या बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो योजनाएं हैं उनको अमल में जब लाना होगा तो उसको कम से कम डेप्ट लेना पड़ेगा, वो अपने इन रिजर्व में से जो है वो पैसा लगा सकती है। दूसरी चीज, कंपनी के ऊपर जब कंपनी ने एक्वायर किया था नागार्जुन एग्रीटेक को यानी NACL इंडस्ट्रीज को, तब NACL पर जो है अच्छा खासा डेट बर्डन था। धीरे धीरे ये डेट बर्डन तेजी से पिछले कुछ क्वार्टर्स में कम हुआ है, लेकिन कंपनी जो है इसको और तेजी से घटा के जो है वो पूरी तरीके से समाप्त करना चाहती है ताकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, EPS ग्रोथ, मार्जिन्स और कैश फ्लो उसको सुधारा जाए। यानी चौतरफा तरीके से कंपनी जो है NACL की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उसकी बैलेंस शीट दोनों को जो है खासा मजबूत बनाना चाहती है। तो कुल मिलाकर के ये सारा जो खाका मैंने आपके सामने रखा है, ये जो कुछ भी है वो कंपनी का भविष्य दिखाता है कि कंपनी एक अब सुनहरे भविष्य की तरफ जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। अब अगर कोई हेडविंड्स जो है वो बहुत मेजर हेडविंड्स अगर ना आए और सब कुछ इसी तरह ठीक चला तो पूरी संभावना है कि कंपनी जो है एक मजबूत एग्रोकेमिकल कंपनी के रूप में उभर सकती है। तो इस तरीके से, और यही कारण है कि, और उसके अलावा मैं थोड़ा सा बीच में मैं मिस कर गया, मैनेजमेंट ने एक और जो है बात संकेत दिए हैं कि कंपनी का जो कामकाज है वो कामकाज जो है वो तेजी से उसमें सुधार होने की पूरी संभावना है। यानी अब जो आने वाले क्वार्टर्स में जो कामकाज परिणाम सामने आएंगे वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स उन्होंने पॉजिटिव इसके बारे में संकेत दिए। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी ने जो है आगे आने वाली योजनाओं का एक बहुत ही जिसे कहा जाए कि विजनरी खाका पेश किया है। दूसरी चीज़ ये है कि मैनेजमेंट स्तर पे बहुत ही आमूलचूल बदलाव हुए हैं। तीसरी चीज़ ये है कि एक्सपोर्ट मार्केट्स को जो है एक्सपेंड करने की दिशा में जो है कंपनी काफ़ी प्रयासरत है। तो ये सब जो है ये एक पॉजिटिव साइंस है। तो इन सारे पॉजिटिव आउटलुक्स के कारण ही जो है वो कंपनी के शेयर मूल्यों में पिछले कई दिनों से जो है जबरदस्त हलचल मची हुई है। अब आगे क्या होगा, ये कंपनी जो है जो कुछ मैंने अभी तक खाका खींचा, अगर ये सब कुछ ठीक रहा तब तो ये एक जो शेयर है वो कोई वजह नहीं कि मल्टी बैगर ना बने। और जैसे प्राइस मूवमेंट्स हैं अभी
अभी तो जून 2026 क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। अब देखना है कि इस क्वार्टर में क्या है। अगर इस क्वार्टर में बहुत अच्छे परिणाम हमको देखने को मिलते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हम इस कंपनी से जो है वो बेहतर उम्मीद कर सकते हैं। और ये जो है मल्टी बैगर अगर 2-4 साल में बन जाए तो इसमें कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं होनी चाहिए, जिसकी पूरी संभावना नज़र आती है। वैसे भी मुरुगप्पा ग्रुप में तो एक मीडास टच का एक एडेड मतलब पॉइंट ही है, और उसने जितने भी सिख कंपनीज को लिया है उनको कुछ सालों के भीतर ही जो है ब्लू चिप में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमें भी इस कंपनी के बारे में भी यही सोचना चाहिए। अब ये तो समय बताएगा कि कंपनी जो है आगे कैसा प्रदर्शन करती है और इसके प्राइस मूवमेंट्स में कितना मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल है। तो कुल मिलाकर के जो अभी प्राइस मूवमेंट है ये लगभग 190 से 238 रुपये 90 पैसे के बीच में ये फ्लक्चुएशन जारी है। और अब जो है देखना ये है कि आने वाले समय में जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक मुझे जैसा लगता है, आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइए। आप कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। तो मुझे भी लगता है कि हाँ मैं कुछ मेहनत करके चीज़ बना रहा हूँ तो इसको लोग सीरियसली ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जब तक जून 2026 के क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक इसी तरीके से शेयरों में हलचल बनी रहेगी। और ये शेयर जैसा बाजार का मूड माहौल अगर अच्छा रहा तो ये और ऊपर जाकर के बंद हो सकता है, और रिजल्ट अगर फेवरेबल रहे तो कोई वजह नहीं कि इस कंपनी में तेजी और बढ़ सकती है। वैसे भी तमाम एनालिस्ट, वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट और तमाम एनालिस्ट ने जो है अपना एस्टिमेट दिया है, एनालिसिस किया है। उन्होंने जो इसका बाजार भाव दिया है वो 2030 तक जो है उनका कहना है कि ये लगभग 1900-2000 रुपये तक पहुंच सकता है, और न्यूनतम भाव उन्होंने जो है लगभग 400 से 500 का दिया है। अभी 2030 तो बहुत लंबी कहानी है, इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। लेकिन हम जो नियर टर्म आउटलुक जो इस एनालिस्ट ने बताया है उसके मुताबिक जो न्यूनतम भाव है वो लगभग 170 के थोड़ा ऊपर और 350 के आसपास अधिकतम भाव जो है वो उसका अनुमान जताया है। अब देखना है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि कंपनी जो है वो जून 26 के क्वार्टर का क्या रिजल्ट देती है। उस समय कंपनी जो है क्या घोषणाएं करती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी हमें देखना है कि जुलाई का दूसरा पखवाड़ा जो है ये इस कंपनी के बारे में और कुछ नए पंख लगा सकता है, क्योंकि दूसरे पखवाड़े में कंपनी जो है उसका मैनेजमेंट तमाम शेयर होल्डर्स को जो है वो आगे की योजनाओं के बारे में और जो कुछ वर्तमान में चल रहा है और जैसी प्रगति कंपनी कर रही है अलग अलग सेगमेंट में, कारोबार के अलग अलग सेगमेंट में, उसका एक खाका हमारे आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद एनालिस्ट के लिए या हमारे आपके लिए कोई अनुमान लगाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आज जो मुझे बाजार में एक कच्चा हीरा मिला था उसमें वाकई चमक अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और अब उम्मीद करना चाहिए कि 1-2 साल के भीतर वो कच्चा हीरा बेशकीमती हीरे में तब्दील हो जाएगा। तो इसी के साथ एक बेहतर उम्मीद के साथ और भविष्य में ये शेयर और मजबूत हो, यही कामना के साथ जो है हम जो है इस वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को जो है वो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू।